नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप यू आर फाइन। और आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर। कब वेक्टर को लीनियर डिपेंडेंस बोला जाता है, कब इंडिपेंडेंस बोला जाता है, एक तो थियोरेटिकली हम लोग बात करेंगे और ज्योमेट्रिकली देखेंगे कि एक्चुअली में इसका ग्राफ के ऊपर मीनिंग क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्टूडेंट ज्यादातर इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू गेट स्मैशर्स, मेरा नाम है अंकित सिंधवानी। शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, हम लोगों ने लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ लिया। इससे लास्ट लेक्चर में हम लीनियर कॉम्बिनेशन जान चुके हैं कि जब फील्ड के एलिमेंट आते हैं, वेक्टर के एलिमेंट आते हैं, जब कोई एक वेक्टर का एलिमेंट उनके सम में लिखा जाता है तब उसको लीनियर कॉम्बिनेशन बोला जाता है। तो अगर वो आपको क्लियर नहीं है, लास्ट लेक्चर बिना देखे इस लेक्चर पे जंप मत करना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कहता है कि लीनियर डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स का मीनिंग क्या है। ये कहता है कि अगर किसी भी, लेट वीएफ इज एनी वेक्टर स्पेस, अ सेट ऑफ वेक्टर, अब v1 v2 vn ये सारे वेक्टर है किसी वेक्टर स्पेस के, इस सेट टू बी लीनियर डिपेंडेंट। इनको डिपेंडेंट तब बोला जाएगा किसी फील्ड f के लिए, यानी कि उन सारे वेक्टर्स को डिपेंडेंट तब बोला जाएगा अगर फील्ड के a1 a2 a3 an एलिमेंट कुछ इस तरीके से बैठे हों कि कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो। कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होने का मतलब है कि a1 a2 a3 an, जब इनसे लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा v1 v2 v3 vn का, कुछ इस तरीके का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा, ठीक है, और उसको रखा जाएगा जीरो के इक्वल। मतलब कहने का मीनिंग है a1 v1 a2 v2 a3 v3 चलता जा रहा है इज इक्वल टू जीरो है। अगर मैं यहां से कुछ ऐसी सिचुएशन प्रूव करके दिखा दूं कि कोई ना कोई ए आए मतलब एनी ऑब्जर्वेशन, कोई ना कोई ए आए अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब हमारे जो भी वेक्टर्स हैं v1 से लेके vn, वो सारे कौन है, लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर मैं इसको थोड़ा सा, अब आपको देखो, ये तो थियोरेटिकली डेफिनेशन हो गई। अगर इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये कहने की क्या कोशिश कर रहा है, ग्राफिकली इसको समझते हैं। मान लो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक है ना। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि एक वेक्टर मैंने चूज कर लिया दिस, और एक वेक्टर मैंने चूज कर लिया दिस, समझ लो ये वेक्टर, अब जो इनका रिजल्टेंट आएगा क्या वो इसी लाइन पे आएगा, यानी कि वो कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहा है। अगर वो कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो लीनियरली डिपेंडेंट है। ये इसका ग्राफिकली मतलब है। ये इसका थ्योरेटिकली मतलब है कि कोई ना कोई एक ऐसा फील्ड का नंबर हमें मिलना चाहिए जो जीरो के इक्वल ना हो। अगर हम इस सिचुएशन को जीरो के, यानी कि उनके लीनियर कॉम्बिनेशन को जीरो के इक्वल रखते हैं, तो यह थ्योरेटिकल इसकी डेफिनेशन। ऐसे ही लीनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ अ वेक्टर का मीनिंग है, जिस वेक्टर स्पेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस v1 से लेके vn तक के एलिमेंट्स यानी कि वेक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं, इनको लीनियरली इंडिपेंडेंट बोला जाएगा। इंडिपेंडेंट बोला जाएगा कि अगर मैं इन सबका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के इक्वल रख दूं, ठीक है, जीरो के इक्वल रख दूं, तो ये जितने भी फील्ड के एलिमेंट हैं a1 a2 a3 अप टू सो ऑन, अगर इन सब की वैल्यू जीरो आ जाती है, दैट मीन्स दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंस। समझ रहे हो? अगर आप इसको कनेक्ट करते हो अपने +1 2 के टॉपिक से, तो होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस सिस्टम के बारे में पढ़ा था, लगभग वही बातें हैं। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, लीनियरली इंडिपेंडेंस का ये मतलब है कि अगर मान लो एक वेक्टर मेरा यहाँ बैठा है और एक वेक्टर मेरा यहाँ बैठा है, ठीक है, एक वेक्टर मेरा यहाँ बैठा है, अब इनकी जो कॉम्बिनेशन बन रही है ये बन रही है। अब अगर इस वेक्टर को मैं यहां कर दूं, एक का भी स्केल चेंज कर दूं, फिर कॉम्बिनेशन कहां बन गई, यानी कि रिजल्टेंट या लीनियर कॉम्बिनेशन कहां बन गया, यहां बन गया। अगर मैं बहुत सारे वेक्टर्स को पढ़ना चाह रहा हूं 2D स्पेस के अंदर, इसका मतलब हम उनकी टिप के बारे में बात कर रहे होते हैं कि एक्चुअली में जो रिजल्टेंट वेक्टर की टिप है वो किस तरीके से मूव कर रही है, वो लीनियर कॉम्बिनेशन किस तरीके से मूव कर रहा है। ये हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा, जब स्केल बढ़ाया जाता है, कम किया जाता है किसी भी एक वेक्टर का और एक वेक्टर फिक्स होता है, तब एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनती है। अब अगर मैं इनके टिप के बारे में बात करूं, तो जब 2D सारे वेक्टर्स आपस में एडिशन होकर आंसर देंगे तो वो 2D स्पेस बनाएंगे, 2D स्पेस बनाएंगे। उसी तरीके से अगर मैं ये देखूं कि कब मेरे दो वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, वो इंडिपेंडेंट तब होंगे जब वो कुछ नया बना रहे होंगे, ठीक है। जब वो कुछ नया बना ही नहीं रहे, वापस से उसी लाइन के अकॉर्डिंग घूमी जा रहे हैं,
दैट मीन्स वो मेरे पास क्या है, डिपेंडेंस। तो ये तो है इनका ग्राफिकली, मतलब अगर मैं थियोरेटिकली दोबारा से एक्सप्लेन करूं, अगर मैं वेक्टर्स और फील्ड इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन करूं, जीरो के इक्वल रखूं, अगर मेरे सारे फील्ड के एलिमेंट इक्वल टू मेरे पास जो भी आ रहे हैं, एक भी एलिमेंट अगर नॉन जीरो आ गया दैट मीन्स मेरे पास वो लीनियरली डिपेंडेंस है, और अगर सारे जीरो आ गए दैट मीन्स वो मेरे पास लीनियरली इंडिपेंडेंस है। इसको थोड़ा सा और डीपली ग्राफिकली अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली में ये कहने की क्या कोशिश कर रहा है। देखो बड़े प्यार से समझना है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बहुत से स्टूडेंट को क्लियर नहीं होता है, तो अपनी थ्योरी भी आप बना करके जा सकते हो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ। देखो पहले हम डिपेंडेंट केस के बारे में बात करते हैं, डिपेंडेंट केस के बारे में बात करते हैं। यहां हमने अभी इसको क्या बोला, एक वेक्टर है जिसको मैंने इस तरीके से पिंक कलर का शो किया हुआ है, और एक वेक्टर है जिसको ग्रीन कलर का शो किया हुआ है, ये एक ही लाइन के ऊपर बैठे हैं। क्या ये कुछ नया बना पाएंगे जब इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन की जाएगी? कुछ नहीं बना पाएंगे, ये इसी लाइन पे ही टिक करके रह जाएंगे, इसी लाइन से बाहर आ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि मेरे को एक बात बताओ यार, दो वेक्टर्स की टिप ही तो ध्यान रखती है ना। मान लो ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, मैंने इन दोनों को ऐड किया, आंसर मेरे पास क्या आएगा, ये आएगा ना। यही बात है, कुछ नया बन रहा है ना। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बोलूं, मैंने दो वेक्टर को ऐड कर दिया जो आपस में ही कोइंसिडेंट या एक ही लाइन के ऊपर बैठे हैं, क्या बना पाएंगे? वापस एक वो वेक्टर आएगा जो भी उसी लाइन के अंदर बैठा है, उनका रिजल्टेंट। तो कुछ नया बना? नहीं बना। सेम कहानी यहां पे है। अगर एक वेक्टर पिंक में है, एक वेक्टर ब्लू में है, ये एक ही लाइन के ऊपर है, क्या ये कुछ कॉम्बिनेशन के बाद नया बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो जब मैं ऐसे सारे वेक्टर की बात कर रहा हूं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन के ऊपर बैठे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन के ऊपर बैठे हैं, ऐसे सारे दुनिया में जितने मर्जी वेक्टर बैठे हैं, और मैं एक पर्टिकुलर की बात कर रहा हूं, जैसे मेरे कहने का मतलब है ये एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट है, उन्हीं इनफाइनाइट पॉइंट को टिप ऑब्जर्व करके हम क्या बनाते हैं? वेक्टर बनाते हैं। अगर मैं इस लाइन के ऊपर बैठे हुए कोई भी दो वेक्टर चूज कर लूं, जो उनका रिजल्टेंट बनेगा वापस से वो इसी लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करेगा कहीं ना कहीं। दोबारा कोई और टिप उठा लूं, वापस उसी लाइन पे एग्जिस्ट करेगा, वापस उसी लाइन पे एग्जिस्ट करेगा। तो उनका जो रिजल्टेंट यानी कि ओवरऑल फाइनल रिजल्ट है वो क्या बनने वाला है? वो एक लाइन बनने वाली है। और कौन सी लाइन बनने वाली है? जिस लाइन पे हम लोग काम कर रहे थे। यानी कि जब दो वेक्टर्स की एडिशन हो रही है विद सम कॉम्बिनेशन विद सम नंबर्स, फील्ड के कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, मतलब हमें नहीं पता ना वो कितने स्केल पे बढ़ाया जा रहा है, कितने स्केल पे कम किया जा रहा है, जो फाइनल रिजल्ट है वापस से वो कुछ नया ना बने, उसी लाइन के आसपास ही घूमता रहे, उसी लाइन पे ही घूमता रहे, तब हम इसको क्या बोलते हैं? वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, 2D की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यानी कि अब एक चीज फाइनल रिजल्ट समझ आ गया। अगर इसको बड़े सिंपल वे में देखें, इस सब पे ना जाए, थ्योरी पे ना जाए, वन वेक्टर इज नॉट एडिंग एनीथिंग न्यू। यानी कि जब एक और नया वेक्टर ऐड किया, चाहे वो पिंक हो गया, ब्लू हो गया, तब वो कुछ नया नहीं बना पाएगा। चाहे यहाँ पे मैं ब्लू वेक्टर एक और एंटर कर दूं, इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन कुछ नहीं बना पाएगी ना, वापस इसी लाइन पे घूमेगी। कुछ रिजल्टेंट या कुछ फाइनल रिजल्ट कुछ नया तो नहीं बना, कुछ जनरेट तो नहीं हुआ, मतलब रिडंडेंट किया जा सकता है। रिडंडेंट का मतलब क्या है? अगर इसमें वेक्टर को, तीन वेक्टर को लूं और इसको इग्नोर भी कर दूं, यार इग्नोर कर दूं, मैं अगर बोल रहा हूं 2D पे सारी लाइन पॉइंट्स शो कर रहे हैं और वो सारे पॉइंट एक लाइन बना रहे हैं, मैं इनमें से एक वेक्टर को इग्नोर कर दूं, मैं इसको रब कर दूं, क्या मेरे फाइनल रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वापस से वो वही लाइन ही शो करेगा। मैं एक और लाइन यहां पे जनरेट कर दूं, मैंने यहां पे एक और येलो वेक्टर जनरेट कर दिया, और इसी लाइन के ऊपर यही जो ब्लू वेक्टर आपको मैंने शो कर रखा है ये जनरेट कर दिया, और मैं पिंक वेक्टर को हटा दूं, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, एक वेक्टर का एंटर करने से या नए एंटर करने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो उसी लाइन पे विद डिफरेंट स्केल मूव कर रहा है। ठीक है ना? तो जब ऐसा हो तो मतलब डिपेंडेंट के बारे में बात हो रही है। थोड़ा सा इसको और ऑब्जर्व करते हैं। देखो आर स्क्वायर के अंदर, आर स्क्वायर वेक्टर स्पेस के अंदर हमने बात की। आर स्क्वायर वेक्टर स्पेस का मतलब समझते हो, 2D से बनने वाले सारे पॉइंट्स जो अपना वेक्टर स्पेस बना रहे हैं उस स्पेस को आर स्क्वायर बोला जाता है। टू वेक्टर्स आर डिपेंडेंट व्हेन दे आर पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या? पैरेलल का मतलब उनकी डायरेक्शन सेम है। ठीक है, वो एक दूसरे के पैरेलल बैठे हैं, कुछ नया बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। क्या नया बनाएंगे? ठीक है, दूसरा पॉइंट अभी हमने बात की है, पैरेलल कह लो या डायरेक्शन सेम कह लो या एक ही लाइन पे कह लो, दे लाई ऑन द सेम लाइन। यानी कि वो अगर सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये फाइनल रिजल्ट है आर स्क्वायर के लिए, और सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, कुछ नया नहीं बना पाएंगे, या पैरेलल है कुछ नया नहीं बना पाएंगे, दे डू नॉट फॉर्म एनी फुल स्पेस। 2D के पॉइंट्स मिलके ही आपस में कोई स्पेस नहीं बना पा रहे,
और वेक्टर स्पेस अगर पूरा नहीं बना पा रहे जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है आर स्क्वायर, यानी कि उन सारे पॉइंट्स की कलेक्शन जो एक स्पेस बनाती है एक 2D के अंदर, जब वो सारे पॉइंट्स मिलके नहीं बना पा रहे तो वो एक दूसरे के लिए डिपेंडेंट है, उसी लाइन पे टिक करके वो रह गए। ठीक है ना, ये फाइनल रिजल्ट है। अगर इसी को थोड़ा सा 3D ऑब्जर्व करो तो थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, डायग्राम में समझाने की मैं कोशिश करूंगा। कहता है 3 वेक्टर्स आर डिपेंडेंट इफ दे आर कोप्लानर। अगर वो कोप्लानर है, इस वर्ड को अगर आप बड़े प्यार से रट्टा मार लेते हो तो आपको लगेगा कि यार ये क्या है, कोप्लानर लिख देते हैं, खत्म करते हैं कहानी। बहुत बड़ा लॉजिक है इसके पीछे, अभी बात करते हैं। दे लाई इन अ प्लेन और दे डू नॉट स्पैन फुल 3D स्पेस। स्पैन के बारे में भी बात करते हैं, पहले इन दोनों लाइंस के बारे में बताता हूं। हालांकि स्पैन हम नेक्स्ट टॉपिक उठाने वाले हैं, बट एक छोटा सा हिंट लेके चलेंगे। देखो, अगर मैं कुछ वेक्टर्स को 3D के अंदर ऑब्जर्व कर रहा हूं, क्या हो रहा है, 3 वेक्टर्स आर डिपेंडेंट, उनको तब डिपेंडेंट बोला जाएगा जब वो कोप्लानर होंगे। अब सोचो, आप कहोगे सर कोप्लानर तो 2D की बात हो रही है, कोप्लानर तो 2D की बात हो रही है, हम 3 वेक्टर के ऊपर बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको वही बोला ना, मैं 2 वेक्टर के बारे में बात कर रहा था, बन फिर भी मेरे पास क्या रही थी, लाइन। बात मैं 3 वेक्टर के बारे में कर रहा हूं, उनका जब लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा, बनना तो क्या चाहिए था, पूरा 3D स्पेस, पर वो बनेगा ही नहीं। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, इन 3 वेक्टर्स की तरफ देखो, एक आपका ये ब्लू वेक्टर हो गया, ठीक है ना, एक ब्लू वेक्टर हो गया, एक समझ लेते हैं हम यहां पे ये मेरे पास व्हाइट वेक्टर हो गया, और एक वेक्टर को मैं शो कर देता हूं किसी डिफरेंट कलर से, समथिंग ये येलो कलर हो गया, ये वेक्टर है। अगर ध्यान से देखो, एक वेक्टर भी दूसरे का स्केल है, मतलब एक वेक्टर खुद दूसरे वेक्टर के ऊपर पड़ा है, यानी कि उसी की स्केल है। अगर मैं इन 2 वेक्टर को उठाऊं, येलो और ब्लू, और इनके रिजल्टेंट यानी कि इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के पॉइंट्स को कनेक्ट करता जाऊं, सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करता जाऊं, लास्ट में जाके बनेगा क्या, एक प्लेन बनेगा। हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था, जब मेरे पास 2 वेक्टर घूम रहे हैं, ठीक है ना, उनकी एडिशन, फिर एक पॉइंट आ गया, एक नया 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 पॉइंट आ गया। जब 2 वेक्टर आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे विद एनी स्केलर, तो वो सारे पॉइंट्स पे पहुंच जाएंगे जिस प्लेन पे वो बैठे हैं, पहुंच जाएंगे उन सारे पॉइंट्स पे। अब ये पॉइंट किसको शो कर रहा है, इनसे ऐड होने वाले वेक्टर यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर की टिप को यहां पे दिखाया जा रहा है। अब ये टिप्स हैं, और उसने क्या बना दिया, उसने पूरा 2D स्पेस बना दिया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जिस 2 वेक्टर को ऐड करके ये 2D स्पेस बना है, अगर मैं मान लो इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर करके और उनके स्केल को अप डाउन कर करके एक आउटपुट बना है, अगर मैं आने वाला तीसरा वेक्टर भी एक वेक्टर के ऊपर ही लिख लूं कि ये इसी का ही डबल है, ये इसी का ही ट्रिपल है, ये इसी का ही 4 टाइम्स है, तो कुछ नया बन पाएगा? वो उस प्लेन से बाहर ही नहीं जा पाएगा। उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन प्लेन से बाहर कैसे जाएगी? क्योंकि ये ब्लैक और ये पर्पल दोनों बात तो एक ही होगी, एक ही दूसरे के स्केलर मल्टीपल है, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के डिपेंडेंट है, और तब जाके वो आपस में जो तीनों लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं वो डिपेंडेंट बनाएंगे। और यहां 3D के अंदर डिपेंडेंट का मतलब क्या है, एक प्लेन की बात हो रही है। आई होप कि समझ आ रहा है आपको। इस प्लेन से बाहर कभी नहीं जा पाएंगे। 2 वेक्टर आए, उन्होंने एक पॉइंट दिया, एक वेक्टर दिया, उसके टिप को एक पॉइंट मान लिया, और ऐसे सारे वेक्टर जो 2 वेक्टर के सम से बन रहे हैं, अगर मैं उन सबको पॉइंट मान लूं तो पॉइंट मानते मानते मेरे पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से कुछ जो है वो 2D स्पेस बन जाएगा। इस तरीके से सारा का सारा 2D स्पेस बन जाएगा। अब अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं एक वेक्टर दूसरे का ही मल्टीपल है, तो क्या वो नया कोई स्पेस या कुछ नया लेके आ पाएगा? नहीं लेके आ पाएगा, उसी प्लेन के अराउंड वो घूमता रहेगा। तो दिस इज नोन एज द डिपेंडेंट वेक्टर्स। क्लियर? इन 2D और 3D जैसे मर्जी ऑब्जर्व कर लो इसको। नाउ अब देखो, ग्राफिकली समझते हैं इस पॉइंट को, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट बनेगा। वो कहता है इंडिपेंडेंट कब होंगे। सोचो, ये 3 वेक्टर हैं, 3 वेक्टर आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन बना के कुछ आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही ये 3 और वेक्टर है, आपस में लीनियर कॉम्बिनेशन बना के कुछ और वेक्टर दे रहे हैं विद एनी स्केलर, जिसको आप a1 v1 a2 v2 a3 v3 बोल देते हो। ये बन रहे हैं सारे पॉइंट्स। जब ये सारे पॉइंट्स बनेंगे, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, जब इनसे तीनों से एक लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ और एक मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया, तो उसके टॉप को अगर मैं एक पॉइंट मान लूं, फिर और 3 वेक्टर उठाए, उनके मल्टीपल्स यानी कि एक वेक्टर को डबल कर दिया, एक को ट्रिपल, फिर एक और रिजल्ट आ गया, फिर एक और रिजल्ट आ गया, फिर एक और रिजल्ट आ गया। ये रिजल्ट आता 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 बनेगा क्या? वो पूरा का पूरा हमारा स्पेस बन के रह जाएगा। वो पूरा का पूरा स्पेस बन के रह जाएगा। ये येलो शो हो रहे हैं
आने वाले रिजल्टेंट वेक्टर या लीनियर कॉम्बिनेशन जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी टिप को, यानी कि ये बन तो तीन वेक्टर आपस में कुछ ना कुछ रहे थे, कुछ तो नया क्रिएट कर दिया, जो नया क्रिएट कर दिया, पूरी कॉम्बिनेशन क्रिएट कर दी। अब अगर मैं एक भी वेक्टर को इधर से उधर करूं, क्या एक दूसरे पे ये वेक्टर डिपेंडेंट हो रहे हैं? एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, उनका रिजल्टेंट इधर जा रहा है, समझ रहे हो? एक वेक्टर को भी मैं इधर ले जाऊं, एक नया पॉइंट आ जाएगा, एक वेक्टर को भी मैं इधर ले जाऊं, एक और नया पॉइंट आएगा लीनियर कॉम्बिनेशन के साथ। दो को पड़ा रहने दो, सिर्फ एक को भी घुमाता रहूं, और इसको पड़ा रहने दो, बाकी दोनों को घुमाता रहूं, नए पॉइंट आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन आते जाएंगे, और लास्ट में क्या बना देंगे? वो पूरा का पूरा स्पेस क्रिएट कर देंगे। उन्होंने कुछ नया बना दिया, समझ रहे हो? तो दे आर नोन एज द लीनियरली इंडिपेंडेंट। वो आपस में इंडिपेंडेंट है जब वो कुछ नया बना रहे हैं। तो आई होप की चीजें समझ आ रही हैं। इसी को हमने लिखा कि ईच वेक्टर गिव्स अ न्यू डायरेक्शन, क्योंकि जब दो वेक्टर के साथ एक नया वेक्टर एंटर किया, चाहे वो उसका डबल है, ट्रिपल है, जैसे जैसे नया वेक्टर एंटर करता जाएगा एक नया पॉइंट आता जाएगा और वो पूरा का पूरा स्पेस बनाता जाएगा। चाहे आप उसको 2D में ऑब्जर्व करो, चाहे आप 3D में ऑब्जर्व करो, डिपेंड करता है कि आप किस पे काम कर रहे हो। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। आर स्क्वायर के ऊपर तो हमने बात कर ही ली। वो क्या कह रहे हैं? टू वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट इफ दे आर नॉट पैरेलल। साफ सी बात है, जब पैरेलल थे तो डिपेंडेंट थे। दे फॉर्म अ प्लेन, वो पूरा का पूरा स्पेस बना रहे हैं। अभी देखा, पूरा स्पेस बना रहे हैं। जब आर स्क्वायर पे बात हो रही है, मैं हर उस 2D पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं जो वेक्टर बना पा रहे हैं। ये दो वेक्टर हैं, इनका रिजल्टेंट या इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जहां टिप शो कर गया, फिर मैंने इन दोनों वेक्टर को घुमाया, एक और टिप आ गई, फिर घुमाया, एक और टिप आ गई। वो सारी टिप्स क्या बन रही हैं? पूरा का पूरा स्पेस ही तो बन रहा है, ठीक है? 2D स्पेस बन रहा है। इसी तरीके से अगर हम R3 पे काम करते हैं, तीन वेक्टर्स पे काम करते हैं, जैसे अभी हमने देखा, तीन वेक्टर इंडिपेंडेंट कब बोले जाएंगे? जब वो कोप्लेनर नहीं होंगे। ऑब्वियस सी बात है, वो कोप्लेनर नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो कोप्लेनर हो गए, इसका मतलब एक वेक्टर कहीं ना कहीं दूसरे का मल्टीपल है। सिंपल भाषा में आपको एक बात बोलूं, इफ v1 इज इक्वल टू डबल ऑफ या v1 इज इक्वल टू k ऑफ v2, एक वेक्टर भी दूसरे का किसी मल्टीपल के इक्वल आया, वो डिपेंडेंट है। क्या बोलते हैं, कब दो वेक्टर आपस में एक दूसरे के मल्टीपल के इक्वल होते हैं? या तो वो कोइंसिडेंट हो या वो पैरेलल हो, ठीक है ना? तब उनकी डायरेक्शन सेम है, सेम कहानी है। अब वो कोप्लेनर क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जब भी एक तीसरा वेक्टर नया एंटर करेगा, वो प्लेन को ही हटा देगा ना यार। देखो मेरी बात सुनो, अगर ये दो वेक्टर हैं, इनका रिजल्ट यहां पे शो कर गया, तीन वेक्टर है, इनका रिजल्ट यहां पे शो कर गया, मैंने तीसरे वेक्टर को ही हटा दिया। मतलब आप सोच के देखो, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इन्हीं दोनों से मान लो पॉइंट आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, इसको मैं सेम पोजीशन पे रख रहा हूं, एक प्लेन आ गया जो हमारे लीनियर कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने मेरे तीसरे वेक्टर की पोजीशन चेंज कर दी, उसी तरीके से एक और नया पॉइंट आएगा जो उनके प्लेन से ही बाहर चला जाएगा, यानी कि इस 2D प्लेन से ही बाहर निकल जाएगा। समझ रहे हो? तो जब वेक्टर 3 हो, इंडिपेंडेंट हो, इसका मतलब क्या है मेरे पास? वो कभी कोप्लेनर नहीं होंगे, वो पूरा का पूरा 3D स्पेस बनाएंगे। जैसे 2D के पॉइंट्स पे काम कर रहे थे तो वो 2D स्पेस बनेगा। जब 3D पॉइंट अपने हर पॉइंट को लीनियर कॉम्बिनेशन में शो करता जाएगा, वो सारे पॉइंट मिलके बनेंगे क्या? 3D स्पेस बनेंगे। 2D पे काम कर रहे हो तो 2D स्पेस बन जाएगा, 3D पे काम कर रहे हो तो 3D स्पेस बन जाएगा। उसी को तो वेक्टर स्पेस बोला जा रहा है, क्योंकि वो सारे कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है। और अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको बोला था, हर वेक्टर जो अपने वेक्टर स्पेस से बिलोंग कर रहा है विद एनी या ओवर एनी फील्ड, वो हर वेक्टर कुछ ना कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा ही जाएगा, क्योंकि वेक्टर स्पेस क्लोज्ड होता है अंडर एडिशन। तो जब वेक्टर स्पेस ही क्लोज होता है, मैं v1 और v2 कोई भी दो एलिमेंट vf के उठा लूं, आंसर तो एक ऐसा ही आएगा ना जो वापिस से इसी में बिलोंग कर रहा होगा। अदरवाइज वो अपनी इंटरनल कंपोजिशन पे काम नहीं कर पाया, अपने अंडर क्लोज ही नहीं हो पाया, तो उसी टाइम वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी। अब एक वर्ड जिसके बारे में हमने नेक्स्ट लेक्चर्स में भी बात करनी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पैन हेयर? ठीक है, ये आने वाले लेक्चर में इसको डीपली पढ़ेंगे। दे लाई इन अ प्लेन, डू नॉट स्पैन फुल 3D स्पेस। देखो, जब दो वेक्टर मिल रहे हैं, उनके रिजल्टेंट से, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो भी आंसर आ रहा है, उनकी बनने वाली टिप से जो पूरा स्पेस क्रिएट हो रहा है, दैट पर्टिकुलर स्पेस इज द स्पैन। फॉर व्हाट? फॉर वो दो पर्टिकुलर वेक्टर। मतलब ये दो पर्टिकुलर वेक्टर अपना स्केल कम करके, ज्यादा करके, जो कुछ भी करके, जो भी लास्ट में स्पेस क्रिएट कर पा रहे हैं, उसको क्या बोला जा रहा है? स्पैन ऑफ दीज टू वेक्टर्स। अगर इस केस में देखा जाए तो वो लाइन है, इस केस में देखा जाए तो 2D के पॉइंट्स क्या बनाएंगे? एक 2D स्पेस बनाएंगे, 3D के पॉइंट क्या बनाएंगे? आपस में 3D स्पेस बनाएंगे। तो उन तीन वेक्टर्स का स्पैन यानी कि यूनिवर्सल कौन हो गया?
मेरे पास एक स्पैन यानी कि उनका आउटपुट हो गया। आई होप कि अच्छे से क्लियर हुआ। इसको आपने थियोरेटिकली भी देखा, ठीक है, इसको आपने ग्राफिकली भी देखा, और इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम थोड़े से एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको 5 to 6 प्रॉपर्टीज कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन प्रॉपर्टीज के बाद इनको थोड़ा सा न्यूमेरिकली समझेंगे और ज़्यादा अच्छे से टॉपिक आपका क्लियर होता हुआ चला जाएगा। तो अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, कुछ नया सीखते हैं। हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, बाय बाय।